मैडम, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। नमस्ते। आई एम हियर, इप्शिता बासु। Yes, we welcome you in this Zoom meeting. तो हम लोग आपके इंतजार में थे, आप आ गए, इसके लिए बहुत जोहार और धन्यवाद। जोहार। तो हम लोग आपसे ही शुरू करते हैं मैडम। अच्छा। हाँ, तो आप ऐसा करें, आप हिंदी में बांग्ला में बोल सकते हैं, हम लोग समझ लेंगे। आप थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं और क्या करते हैं, ताकि बाकी जितने हमारे जूम में शामिल नेता कार्यकर्ता हैं उनको आपके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आप झारखंड पर बहुत कुछ रिसर्च किए हैं, लिखते हैं, ये सब के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिलेगा तो अच्छा होगा। फिर हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, जरूर। तो आप मुझे ये बताएं कि बंगाली या हिंदी कौन से भाषा में बोलूं मैं? आई थिंक हिंदी में शुरू कीजिए, ठीक है। फिर बांग्ला भी जोड़ लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ। मेरा बांग्ला थोड़ा हिंदी से अच्छा है, तो मैं बांग्ला से शुरू करती हूँ। तो प्रथमे সবাইকে আমার অনেক অনেক মানে কি বলবো, নমস্কার। আর আপনাদের কথা শুনলাম, কিছুটা বুঝতে পেরেছি। সান্থালি আপনারা বলছিলেন, কিছুটা বুঝতে পেরেছি, কিছুটা অনেকটা বুঝতে পারিনি। আমার নাম ইপসিতা বসু। ঝাড়খণ্ড নিয়ে কাজ করেছি, আদিবাসী বিষয় নিয়ে। मेरा काम 2005 साल से शुरू हुआ, जब स्टेट बना था, जस्ट कुछ ही साल पहले। और तब से मैं इन विषयों पर लिख रही हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ अपना डॉक्टरल रिसर्च इस मुद्दे पे मैंने किया था, और मैंने लिखा कि अपने थीसिस में मैंने यही लिखा था कि स्टेट तो बन गया, लेकिन स्टेट किसके लिए बना वो क्लियर नहीं है। जिस वजह से तो इसीलिए कल कई कुछ समय तक मैं मुर्मू जी के साथ बात कर रही थी, और उन्होंने जो मुझे समझाया कि उनका जो इश्यू है कि आदिवासी जो है, उनका आइडेंटिटी, उनके विषय, उनके लिए ये जो स्टेट बना है ये जरूर रहना चाहिए। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ साल पहले जब मैंने अपना थीसिस लिखा था, उसी पर मैंने अपना पॉइंट छोड़ दिया था कि ये अभी तक अनक्लियर है कि किसके लिए बना ये स्टेट। हाँ, अभी मैं उन्हीं विषयों पर लेकर अपना किताब लिख रही हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स 2005 में मैंने जो देखा और आज जो मैं देख रही हूँ, परिस्थिति बहुत बदल गया है। कुछ ये देख सकती हूँ कि झारखंड में रास्ते बन गए हैं, बिजली है। लेकिन ये भी देख रही हूँ कि लोग और ज्यादा एकजुट काम कर रहे हैं, जो पहले 2005 में नहीं दिख रहा था। लोग अलग अलग विभाग हो गए थे, अलग अलग फैक्शन से काम कर रहे थे। आज देखती हूँ कि सभी बहुत ज्यादा एकजुट काम करते हैं, और आप ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक साथ आते हैं। तो हम जो पहले सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के हमें दिखता था, आज फेसबुक पे दिखता है, ट्विटर पे दिखता है, ब्लॉग्स पे दिखते हैं, जूम पे दिखता है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मेन स्ट्रीम से अलग बहुत स्पेस है लोगों को एकजुट होके अपने विषय प्रस्तुत करना। और बस मैंने कई लोगों से पूछा कि मेरे किताब में मैं क्या लिखूं, आप क्या देखना चाहते हैं। तो एक दो लोगों ने मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि आप
होप दे, आप लोगों को डायरेक्शन दे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता डायरेक्शन क्या है, लेकिन आप अगर मुझे बोले तो मैं जरूर लिखूंगी। लेकिन हाँ, आज आपके इस मीटिंग में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप अपना काम जारी रखें और आगे बढ़ते जाए। इट्स रियली नाइस, थैंक यू। हाँ मैडम, आप अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सबको पता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो बेसिकली जिन देश, जिन कम्युनिटीज में हमें चेंज लाना हो उसमें काम करते हैं। वेल ऑफ कोर्स हर देश में डेवलपमेंट की जरूरत है, ये नहीं कि कुछ ही जगहों में होता है, लेकिन मैं ज्यादातर साउथ एशिया में काम करती हूँ। इंडिया और बांग्लादेश, मैंने कई साल बांग्लादेश में काम किया है, और फिलहाल मैं लंदन में हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। लेकिन हर साल 3 महीने तो तकरीबन मैं इंडिया में ही रहती हूँ, लेकिन इस साल मैं नहीं आ पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और हम पर रिस्ट्रिक्शंस हैं रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे हैं बिकॉज हमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और वगैरह वगैरह। तो मैं यही हूँ, बट यूजुअली साल में 3 महीने मैं डेफिनेटली इंडिया बांग्लादेश के बीच रहती हूँ। अच्छा, आपने झारखंड को अपने थीसिस में, अपने अध्ययन में, रिसर्च में जितना कुछ जाना है, तो आपके हिसाब से अभी के झारखंड में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपका क्या सुझाव हो सकता है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो ये है कि जब झारखंड स्टेट बना, तब उसके बनाने का जो रीजन था वो बहुत ही अनक्लियर था। उस समय आप कहीं भी देखें, लोकसभा में देखें या बड़े लीडर्स के स्पीचेस में देखें, या इवन अपने इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी रिपोर्ट्स में देखें, वो कहते हैं कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट यहाँ के डेवलपमेंट मुद्दों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये छोटा स्टेट हो जाए तो फिर और एफिशिएंटली बना यहाँ प्रोग्रेस हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन इस तरह जब स्टेट बन जाता है गवर्नेंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तब ये क्वेश्चन रिमेन हो जाता कि जो झारखंड मूवमेंट था उसका लेकिन रैशनल ये था कि जिन लोगों पर डेवलपमेंट का सबसे बुरा असर हुआ है, उनको डिसीजन लेना चाहिए कि वो कैसे आगे जाना चाहते हैं। और इसीलिए झारखंड मूवमेंट यही चाह रहा था कि स्टेट बने, ताकि जिन लोगों पर सबसे बुरा प्रभाव हुआ डेवलपमेंट पर, वो अगर खुद डिसीजन ले, तो फिर डेवलपमेंट तो सभी चाहते हैं, विकास सभी चाहते हैं, लेकिन विकास किस तरह को हो, किस लिए हो, वो अगर हम नहीं बोल पाए तो फिर उस विकास का क्या। अगर मैं अपने बेटी को बोलूं कि आप मैथ्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है, उसको आर्ट करना है, तो फिर उसका तो विकास नहीं होगा। तो ये तो बेसिक पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि किसके लिए ये स्टेट बनाया जा रहा है। और ये इश्यू बार बार आता रहा, बिकॉज पहले ही जब बाबूलाल मरांडी ने कोशिश किया डोमिसाइल पॉलिसी लाना, तब बहुत प्रोटेस्ट हुए, और अभी भी वो अनक्लियर है। तो ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड सभी के लिए है, जो भी अच्छा इंसान हो उसके लिए है, लेकिन इसका कोई लीगल बेसिस तो नहीं रहता ना, कि आप अगर कहें कि किसी के लिए भी है, तो फिर लीगली आप कैसे इसको कोर्ट पे ला सकते हैं या पॉलिसी पे ला सकते हैं। तो ये पॉइंट एक्चुअली एक हिस्टोरिक पॉइंट है, बिकॉज जयपाल सिंह जी ने भी यही कहा था कि आदिवासी जो है वो ओरिजिनल है, आप आदिवासी नाम रखें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन किसी ने माना नहीं। कहा कि शेड्यूल ट्राइब रखें, क्योंकि इससे हम जितने बेनिफिट्स हैं दे सकेंगे आपको, ये नाम ना रखें। लेकिन उनका जो पॉइंट था कि आप जहां भी हो, आप उस नाम से अपना हक मांग सकते हैं।
तो ऑब्वियसली अभी भी वही आई थिंक इज द मेन इश्यू कि अगर हम ये याद रखें कि ये स्टेट बनाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, और द फैक्ट इज कि हर दुनिया के हर जगह में इंडिजिनस लोग हैं, और उसी से यूनिटी बनता है, उसी से क्लेम्स बनता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप इट, लेकिन इट्स नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट. तो आज जो मैं देखती हूँ इज दैट एनर्जी इज स्टिल देयर, इवन दो कई तरह के इन्फ्लुएंसेस आए, कई तरह का जोड़ तोड़ हुआ है, बट डेफिनेटली यू नो आई थिंक इवन यंग पीपल आर मोर यूनाइटेड. मैं कभी कभी सोचती थी कि यंग लोग शायद सोचेंगे कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है, हमें यू नो वी डो ये जल जंगल जमीन का क्या मान्य रहा हमारे लिए, पर मैं देखती हूँ कि है, इट्स स्टिल देयर. सो या दैट्स अ गुड साइन. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच. हाँ, हम कोशिश करते हैं हमारे साथियों से जो लोग अभी जूम में हैं, मसे आबो सेट खोज जहां जहाना कुली सनापिया हिंदी बखान बांग्लाते कुली दाड़िया आपे आबो संताली तेहों पे रोड खान इन ओना ट्रांसलेट कतिंग ले आया, बखान हिंदी बखान बांग्ला तेहों पे रोड दाड़िया. मैम हम एक बोलते चाहे मैम. ओकोई रोड सनाइन में तो वो मैम আমি রামজিৎ মুর্মু, কল্যাণী, नमस्ते. ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বলছিলাম. ম্যাম আমি বলছিলাম কি ম্যাম, আমাদের বেশিরভাগ আদিবাসী, বিশেষ করে আমাদের ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সব জায়গায় আছে. তো ম্যাম সব জায়গাতেই আমাদের খুবই পরিস্থিতি খারাপ, এবং বেশিরভাগ মানে খুব কষ্ট করে জীবন যাপন করে. তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, কালচার সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে মানে মানে হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে. তো ম্যাম আমি চাইছিলাম মানে আমাদের ট্রাইবেলের মানে বিষয় নিয়ে ফেসবুকে কিছু যদি লেখেন তাহলে ভালো হয় ম্যাম, তাহলে জিনিসটা আরো মানে আমরা জানতে পারবো. अच्छा, रामजीत नोकना पुली ते तो चेनो लाभ बाय हुआ. अच्छा, ठीक है. मैडम बसु, आप कुछ उसमें बोलना चाहेंगे? নিশ্চয়ই, আমি তো আমার দিক দিয়ে যা পারবো চেষ্টা করব, কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমি শুধু একটা কি বলবো সূত্রধার হচ্ছি, একটা মিডিয়াম হচ্ছি, কিন্তু আওয়াজটা আপনাদেরই. কথাটা কিন্তু আপনাদেরই কথা. আমি জাস্ট মেসেজ দিতে মানে জাস্ট স্ট্রিম করতে পারি, কিন্তু হ্যাঁ, আমি কখনো আপনাদের জন্য তো আমার কোনো ওই দিকে আই হ্যাভ নো পাওয়ার ইন টার্মস অফ স্পিকিং ফর ইউ, বিকজ পাওয়ার তো আপনাদের কাছেই আছে. বাট ডেফিনেটলি আমি যত দূর পারবো লিখবো, এঙ্গেজ থাকবো. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম. मसे आ रहो जहाँ को तब. নমস্কার দিদি, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট রানীবাঁধ থেকে বলছি, সুভাষচন্দ্র মান্ডি. তো দিদি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট যে আদিবাসী স্যাঙ্গেল অভিযান আমাদের সালখান মুর্মু নেতৃত্বে যে কর্মসূচিটা আদিবাসী সমাজকে শুধরানোর জন্য করে যাচ্ছেন, যে দিশা দেখাচ্ছেন, সেই দিশা আমাদের সমাজকে নিশ্চয়ই এগিয়ে নিয়ে যাবে. তো আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, আমাদের সালখান মুর্মুর যে আইডিওলজি, তো সমাজের কাছে আপনি আপনার দিক থেকে যতটা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন সেটা আমাদের সহায়তা করলে আশা করি আমাদের স্বপ্ন
আমাদের পৃথিবীর সব মানুষের কাছে সহজভাবে পৌঁছতে পারবে। নমস্কার ম্যাডাম, এটুকুই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট। নমস্কার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর যাহাই তাবো নৌকানা পে কুলি খান ওনার দো চেদ এমেনা নুই দো मिट्टन प्रोफेसर कनाय आज हो नवा को चितन रे रिसर्च आए ओले आए नुई दो सरकार दो बांग कना नोकाना को पे कुली खान चेतो बाय रोड दालिया। নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। শুভ আমি সন্ধ্যা। রবীন মান্ডি, হুগলি জেলা থেকে বলছি। ম্যাডাম, আমার কিছু জানার ছিল আপনার কাছে। বলছি, আপনি তো আমাদের এই ঝাড়খণ্ড রাজ্য নিয়ে রিসার্চ করেছেন। হ্যাঁ। আর আমাদের আদিবাসী সমাজের উপর কি কিছু আপনার রিসার্চ করা আছে? হ্যাঁ, আমি আমার বেশি রিসার্চ ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের নিয়ে লিখেছি। হ্যাঁ, মানে এই যে আমাদের আদিবাসী সমাজ পিছিয়ে পড়েছে বা আদিবাসী সমাজ এখনো ডেভেলপ হতে পারছে না, এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও আমরা ধরতে গেলে এখনো আদি পর্যায়েই আছি। মানে এখনো সেই আমাদের মধ্যে এখনো বন্য সভ্যতা, বন্য বিহেভ এখনো দেখা যায় কিছু কিছু এরিয়ায়। এই যে আমাদের পিছিয়ে পড়ার কারণটা আপনি যদি একটু বলেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হই, যে আমাদের আদিবাসী সমাজ আমরা এগিয়ে আসতে পারছি না কেন মূল সভ্যতা। এইটা তো খুবই, আপনি এই কোয়েশ্চেনের অনেক লম্বা জবাব, আমি ছোট করে বলছি আপনাকে। বেসিকলি এর কারণ কিন্তু অনেক দিক দিয়ে আছে। কারণটা হচ্ছে আমরা যেভাবে যেটাকে বলি বিকাশ সেটা করি, সেটা কিন্তু ভুল। বিকজ ওখানে আমরা মানুষকে সেন্টারে রাখি না, আমরা পয়সাকে সেন্টারে রাখি, আমরা পার্কে সেন্টারে রাখি। তো সেটা একটা প্রবলেম। বাট সেই প্রবলেমটা আপনি বলতে পারেন যে কোনো মানে অন্য কমিউনিটিরাও ফেস করে, কিন্তু আদিবাসীরা বেশি ফেস করে যেহেতু ওরা they're closer to the land, মানে and the forest, because ওদের কালচার, তোমাদের লাইফ হিস্ট্রি সব ওই ল্যান্ডের সঙ্গে লিঙ্কড। তো যখন কেউ ল্যান্ড নিয়ে নেয়, ওরা শুধু ল্যান্ডটা নিচ্ছে না, হিস্ট্রি নিয়ে নিচ্ছে, তোমার নাম নিয়ে নিচ্ছে, তোমার ভাষা নিয়ে নিচ্ছে। তো তখন তুমি অলমোস্ট স্টেটলেস হয়ে যাচ্ছ। সো দ্যাট ইজ a big problem. কিন্তু অবভিয়াসলি বাকি মানে যারা পলিসি বানায় ওরা বোঝাবে যে তোমরা তো বিকাশ চাও, তোমরা কি রাস্তা দেখতে চাও না, তোমরা গাড়ি চাও না, তোমরা চাকরি চাও না? অবশ্যই চাই, কেন চাই না? কিন্তু ওইটার সঙ্গে আমার নামই যদি চলে যায় তাহলে ওটার কি মানে? বিকজ চাকরি তো আমাকে বাস কিছুদিনের জন্য রাখবে, কিন্তু আমার নাম আর আমার হিস্ট্রি ওইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তাই না? সো ওইটা একটা খুব ফান্ডামেন্টাল রিজন। আর এই বিষয়টা কিন্তু ঝাড়খণ্ডেরই নয়, এই বিষয়টা ইন্ডিয়ার অনেক জায়গায় হয় এবং অন্য দেশেও হয়। তো আপনি যদি অস্ট্রেলিয়াতে দেখেন বা আমেরিকাতে দেখেন বা ল্যাটিন আমেরিকাতে দেখেন, ওই দেশেও এমনি যারা আদিবাসী ওদেরও সেম চ্যালেঞ্জেস হয়। তো যদি বিভিন্ন দেশে এমনি একই ধরনের চ্যালেঞ্জেস যদি হয়, তাহলে কিন্তু অ্যাজ আদিবাসী যদি আমরা একসাথে কাজ করতে পারি তাহলেই কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে। আমাদের দেশে যেটা হয়েছে সব দিক থেকে, আপনি যদি কনস্টিটিউশন দেখেন, আপনি যদি মানে আমাদের যে ধরনের এখন হিন্দুত্ব টাইপের পার্টি হয়েছে ওদের দেখেন, আপনি যদি কোনো ধরনের কলোনিয়াল মানে যেটা আমাদের ব্রিটিশ রাজ ছিল, তারপরে খ্রিস্টান মিশন ছিল, ওরা সব in different ways আদিবাসীদের ব্রেক করেছে। তো আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্ট্রেংথ ইজ বিং ইন টুগেদার, বিকজ ওইটাতে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল রেকগনিশনও আছে। মানে এই যে ইন্ডিজিনাস
ওয়ার্কিং গ্রুপ যেটা ইউএন এর আছে ওইটা কিন্তু খুবই একটা স্ট্রং কি বলবো ইজ লাইক আ স্ট্রং গ্রুপ। দেখো আজকে অলিম্পিক গেমস চলছে, অলিম্পিক গেমসে অনেক দেশ এসেছে কিন্তু ওদের সাথে রেফিউজিরাও এসেছে and that is a stance, right? যে রেফিউজিরাও স্পোর্ট খেলছে। So what I'm trying to say is that being indigenous, being Adivasi and holding on to that identity and being united, এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় strength। আমাদের যেটা issue হয় is people try to distract and take in different directions. Hopefully আমি আনসারটা দিতে পেরেছি। ম্যাডাম আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের বেশিরভাগ আদিবাসী সমাজই মানে আমরা ল্যান্ড নিয়ে মেতে আছি, মানে চাষবাস ছাড়া আমাদের আদিবাসী সমাজ কিছু বুঝতে চায় না। এবং তাদের এই আধুনিক চিন্তা ভাবনা যে রাজনীতির মাধ্যমে বা এখন যেটা কনস্টিটিউশনের ব্যাপার বললেন, যে আমরা যদি রাজনীতি পাঠ না করতে পারি বা অংশগ্রহণ না করতে পারি, যে আমাদের যে একটা অধিকার আছে, আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার আছে, সেই সাংবিধানিক অধিকারগুলো যে আমাদেরও প্রাপ্য, আমরাও যে এগুলোকে নিতে পারি বা এই সরকারের সহযোগিতাই বলুন, আর আমরাও যে মূল স্রোতে আসতে পারি, আমাদের আদিবাসী সমাজের যে ডেভেলপ করতে পারি, তাও অন্যান্য সমাজের মতো অন্যান্য সভ্যতার মতো এগিয়ে যাব, এই মানসিকতা আমাদের অনেকটাই পিছিয়ে। এটা আপনি ঠিকই বলেছেন, খারাপ নয়, আপনার যে রিসার্চ ঠিকই আছে। তবুও এই আমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে সমগমকে আমাদের এই সালখান মুর্মুর নেতৃত্বে আমরা এখন যে কাজ চলছে আদিবাসী সমাজকে জাগ্রত করার জন্য, এটা আপনি যে বললেন একটা মিডিয়াম হিসেবে বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করছেন বা লিখছেন, এটাও শুনে খুশি হলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনার প্রশ্নের জন্য অনেক ধন্যবাদ। अच्छा मैडम बाशु, आपने कल हमारे साथ फोन में लंबा बातचीत किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। तो आपको क्या लगता है हम लोग जो कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन योर पर्सपेक्टिव, आप जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, और हम लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फिर से झारखंड को भी और बाकी आदिवासियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें आपका ऑब्जर्वेशन या जो भी व्हाटएवर यू थिंक, कैसा लगता है आपको? आई थिंक फर्स्टली आप लेट मी कम बैक कि आपने जो मुझे समझाया, राइट, द बेसिस ऑफ a group, the Adivasi Santhal Abhiyan jeta hoyeche, I think that's exactly speaking to the point je if you can save mane you know Adivasi mane a identity, তাহলে এটা কিন্তু খুবই স্ট্রং বেসিস হয়ে যায় ফর পিপল টু ইউ নো মেক ডিসিশনস। মানে যেটা এখন যেটা আপনি বললেন যে ইফ ঝাড়খণ্ড বাঁচানো যায় দেন বাকি আদিবাসীদেরও বাঁচানো যায়, বিকজ দিস ইজ আ স্টেট যেটা বানানো হয়েছিল অ্যাজ আ ট্রাইবাল স্টেট। সো আই থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার ইজ স্ট্রেংথ ইন দ্যাট, কিন্তু ইটস নট গোইং টু বি ইজি। মানে দিস ইজ a challenging road যেহেতু এখন ঝাড়খণ্ডে অনেক ধরনের এখন লিডারশিপ আছে, পলিটিক্যাল পার্টিজ আছে, এখন আর and people also want to see change. আমরা খুব difficult time through দিয়ে যাচ্ছি, এখন প্যান্ডেমিক হয়ে গেছে, people have lost jobs, মানে things have become more and more difficult. So in this context I think এই ধরনের claim is difficult to keep, but it's important
because as I said, a question of for who is Jharkhand, how, and how do we have a different way of development, সেটা এখনো answer হয়নি. So it's important to keep this going. And I think I like this idea of language, যেমন আপনি বললেন যে you would like to keep the language, you would like to keep get people more inspired into politics. These are very good steps because then we can think of an alternative. Thank you. अच्छा, आतिल का हेलो इप्शिता जी, मेरा नाम तिलका मुर्मू है, मैं जमशेदपुर झारखंड का हूँ और मैं अभी किसोम लीडरशिप स्कूल एक अभी नया इनिशिएटिव है तो उसमें एक फेलो हूँ. तो मेरा हम एक डेटा आपके सामने रखेंगे दैट ट्राइबल इन इंडिया वी आर 8% of the total population. And these 8% of the population is facing 1/4 or more than 1/4 of the land conflicts and rehabilitation displacement in India due to the resources, natural resources, and we are facing this. Second, आप चूंकि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से आपका ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप डेवलपमेंट और आदिवासी का कल्चर को कैसे रिलेट करती हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी. दूसरा, आदिवासी और उनकी यूनिटी और पॉलिटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि संताल आदिवासी चाहे वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में भी जो काफी संख्या में है, हमारे एमएलए एमपीज भी हैं, लेकिन वो आदिवासियों की बात इन टोटलिटी बोलते नहीं है या उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है. तो आपको कैसा लगता है कि ये जो सिनेरियो है पॉलिटिकल, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है हमारे इंडिया में और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उसमें हम आदिवासी कैसे एक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं? तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में अभी भी पिछड़ रहे हैं जबकि हमारी जनसंख्या काफी? वेल, इसके दो रीजंस हैं. तो मैं पॉलिटिक्स पे बात करती हूँ पहले और डेवलपमेंट को अलग रखती हूँ. सो पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं. अभी मैंने अभी हाल ही में कुछ डेटा देखा तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि झारखंड में आदिवासी का संख्या एक्चुअली कम है. सो इट इज अराउंड 28% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन. ठीक है. एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट OBCs और यू लुक एट SCs, उनका पॉपुलेशन एक्चुअली बढ़ गया है सिंस द स्टेट हैज फॉर्म. सो इफ यू लुक एट OBC, उनका पॉपुलेशन इज coming to almost 38%. और आप अगर शेड्यूल कास्ट को देखें तो उनका पॉपुलेशन इज क्लोज टू 12%. लेकिन आप इन नंबर्स को अगर ऐड कर दें तो जिनको हम कहते हैं जनरल कैटेगरी, वो तो कम है, राइट? सो लेट्स अज्यूम OBC is 40%, SC is around 12%, that's 52, और आदिवासी around 28%, so let's count that as 30. So there's still a big population. So if you look at the general category, unka population is around just about over 15, right? और उसमें आप अगर upper caste को देखें, उनका population तो और भी कम है. They would be around 2 to 3%, right? लेकिन आप अगर झारखंड के गवर्नमेंट को देखें, उसमें for every upper caste person, there are about for every upper caste member of parliament represents 11 people, whereas for every member MP from an ST background represents in the region of lakhs. So what I'm trying to say is कि एक upper caste MP इतने कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक आदिवासी MP या शेड्यूल ट्राइब MP इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है. सो ये एक तरह का एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो अगर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रहता तो वो 28 MPs भी नहीं रहते, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन जरूरी है, बिकॉज अगर वो नहीं रहता तो हमें इतना कम भी नहीं मिलता. लेकिन ऑब्वियसली दिस इज क्यूट.
एंड इसको चेंज करना है। इसके लिए ज्यादा लोगों को पॉलिटिक्स में आना है, पर ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिटिक्स is highly expensive career. It is, so it is not easy to float a party and win elections. It costs a lot of money, huh? So I think it is something that people can consider, but I would say it's not easy. You need people to support you and back you, तो और इसी वजह से जब आप किसी आदिवासी एमपी को देखते भी हैं, if they are in power, there is somebody who is backing them. It's difficult for them to reverse their stance, because अगले इलेक्शन में कौन अब देगा? Who's going to give the resources to fight the election or give that ticket, है ना? So this is the harsh truth. लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं होता, मतलब एमपी बन के ही नहीं होता। पॉलिटिक्स एक्चुअली सिविल सर्विस से भी हो सकता है। आप एग्जाम्स लिख सकते हैं, आप सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, आप पब्लिक ऑफिशियल बन सकते हैं। और एक्चुअली आप अगर सिविल सर्वेंट्स को देखें, पॉलिटिशियन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट्स रहते हैं। सो आई वुड से टू यंग आदिवासी कि आप सिर्फ एमपी या एमएलए बनने का एस्पिरेशन न रखें, आप सिविल सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टचवुड एक चीज है कि पढ़ लिख के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। और जो दूसरा मेरा क्वेश्चन था, डेवलपमेंट एंड आदिवासी। देखिए, डेवलपमेंट जो चीज है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, राइट? एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट हर किसी को चाहिए। इट इज नॉट समथिंग कि आदिवासी को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आदिवासी को भी सिक्योरिटी चाहिए। और डेवलपमेंट है क्या? अल्टीमेटली अगर आप आज के पैंडेमिक को देखें तो हम सभी पूछ सकते हैं कि फिर डेवलपमेंट है क्या? if we are not healthy, फिर डेवलपमेंट का क्या मीनिंग रहा? So I think development is health, development is education, development is having access to food, right? And development is feeling safe, तो ये चार चीजें तो जरूरी है, और ये everyone wants that. तो I wouldn't say कि आदिवासी culture और development in these minimum criteria are against each other. They are very much together. आदिवासी को भी यही चाहिए. And so what I would say is कि often जिस तरह का डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसमें ना तो हेल्थ है, ना तो एजुकेशन है, ना तो फूड सिक्योरिटी है, उसमें सिर्फ मनी फॉर अ फ्यू है। तो आप अगर पैंडेमिक को भी देखें, कई लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है, पर कई लोग बहुत बहुत अमीर भी हो गए हैं। सो इनफैक्ट इफ यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, जो पहले से अमीर थे वो ज्यादा अमीर हो गए। देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली फ्लॉड इन द डेवलपमेंट सिस्टम। और कई लोग बोल रहे हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब कोविड वायरस किसी को नहीं छोड़ता है, वो मिलियनर को भी पकड़ता है और हमको भी पकड़ता है। सो वी कैन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक हाउ वी डू थिंग्स। बिकॉज आप अगर यूके देखें, मैं एक डेवलप्ड कंट्री में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पॉवर्टी बहुत बढ़ गया है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। जब स्कूल बंद हो गया है, फैमिलीज बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे, तो हर जगह पोस्टर्स हैं, सुपरमार्केट्स में लोग खाना छोड़े ताकि बच्चे को एटलीस्ट खिला सके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इस पैंडेमिक ने हर देश को इन सम वे और द अदर हैज अफेक्टेड, हर कम्युनिटी को इफेक्ट किया है। और एट दिस पॉइंट अगर हम कुछ बदलाव नहीं लाए, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। तो सो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। आई वुड से कि डेवलपमेंट तो आदिवासी like anyone else wants it in this basic criteria, or we should take this as an opportunity कि उस तरह के development को हम push करें, the one that prioritizes health, education, food security. तो इसको हम जरा से रिफ्रेश करेंगे, इस डेवलपमेंट के जो टॉपिक है कि जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है ये आजकल केवल डॉलर पे होता है, सेंसेक्स पे होता है, मनी बेस्ड होता है, शेयर बेस्ड होता है, और कहीं ना कहीं जो हम आदिवासी है, संताल आदिवासी,
उनको अगर हम बीच में रखकर देखें तो उनके लिए डेवलपमेंट है कि उनका जल जंगल जमीन उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके लोग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका रिलीजन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी आबादी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका कल्चर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट का जो सो कॉल्ड डेफिनेशन है, इस पे हम लोग ठीक नहीं बैठते हैं, और जब इस पे ठीक नहीं बैठते तो हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी ठीक नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है हम लोग को बिल्कुल ही दरकिनार करता है, और कहीं ना कहीं हम मेन स्ट्रीम से हमेशा ही अलग रहते हैं। तो इसकी बात बहुत सारे नेताओं ने भी उठाई, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं यूएन का भी ध्यान नहीं जाता है, बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का भी ध्यान नहीं जाता। और कभी कभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, G7, G5, G20 की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर जगह हम लोग वो कारखाना बनाने की बात और लोगों को डिस्प्लेस करने की बात, लोगों की आमदनी बढ़ाने की बात, इसी पर रह जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट पे कर रहे हैं हम, उसकी बात कोई नहीं करता। और अभी अचानक से फिर हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल की बात आ जा रही है कि नहीं, चाइना इतना कार्बन इमिशन कर रहा है, ये कंट्री इतना इमिशन कर रहे हैं, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग मर रहे हैं उनकी बात कोई नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो जो एक क्लाउड बन गया है डेवलपमेंट के बीच में और रुपयों के बीच में, कहीं ना कहीं हम आदिवासी खोते जा रहे हैं। और इसका एक उदाहरण हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बहुत से देशों से आदिवासी लुप्त हो रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए या बहुत सारी कंट्रीज अभी अफ्रीका में भी लुप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम आदिवासी तो पिस रहे हैं लोगों के बीच में। आप चाहे ना चाहे वो हमारी जमीन लेंगे, और नहीं लेने देंगे हम तो गोलियां चलेंगी। तो इसके बीच का रास्ता कौन देखे? तो इस पर सवाल क्या है? सवाल क्या है? हाँ, सवाल मेरा यही है कि तो इस डेवलपमेंट में हम आदिवासियों को कैसे सस्टेन करना होगा, या कैसे सस्टेन करेंगे कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। वेल, आई थिंक ये तो जो लोग डेवलपमेंट पर विचार करते हैं, उन लोगों ने भी कुछ गलतियां की हैं। और एक जो गलती है इज टू से कि समहाउ जिसको हम कहते हैं इंडिजिनस ग्रुप, उनका आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलग है और बहुत ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, राइट? तो कई लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल इंडिजिनस पीपल नेचर को वर्शिप करते हैं, तो उनसे हम एनवायरनमेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। दैट कुड बी ट्रू, लेकिन अगर आपके पास खाना नहीं हो या आपको रोजगार चाहिए, तो आप तो you will allow a factory to set up in the forest, right? If there is no other option. So what I'm trying to say कि किसी भी कम्युनिटी को एक म्यूजियम में रख के एंड टू से कि ये आइडियल है, वो भी एक तरह से इट्स रॉन्ग, राइट? आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन इज कि जिन पर डेवलपमेंट का प्रभाव हो रहा है उनको डिसीजन मेकिंग देना चाहिए. If they want a road, let them have a road. You know, if they say we don't want a road, let them not have a road. There are countries where it works. आप देखिए, आज एक प्लान बन रहा है कि हम शहर को 15-minute सिटी बना दें, क्योंकि पैंडेमिक में हम सभी ने घर पे बहुत टाइम स्पेंड किया और हमें अब मन नहीं कर रहा है कि हम अब दूर जाके कहीं नौकरी करें या बच्चों को छोड़ के कहीं चले जाएं. So what we're saying is कि हम और क्लोजर हो जाए टू द प्लेसेस वी लिव इन, और उस पर हम चर्चा करें कि हम वहां पर क्या देखना चाहिए. हमारे जॉब्स अगर यहाँ हो, हमारे बच्चे यहाँ अच्छे स्कूल पे जाए, यहाँ हॉस्पिटल्स हो, यहाँ अच्छे सड़कें हो, यहाँ सेफ्टी हो, देन वी आर ऑल quite happy to live in this center and travel out of our wish, not out of someone, you know, in search of job. So I don't think being Adivasi in development go against each other. I think the point is कि decision making उन पर they should have. और इसके तो कई routes है. एक तो कई there are laws in India which do enable Adivasis to make decisions, but कई बार वो laws apply नहीं होते हैं. But you know, being able to make decisions for the space जहाँ पर आप रहते हैं, getting into you know more political representation, yeah, I think these things would definitely help. But कोई ideal view लेकर आप अगर चलें और किसी को force करें कि नहीं आप तो आदिवासी हैं, आपको तो job नहीं चाहिए, that is actually wrong, because
it is not sustainable, right? और ये गलतियां कई development practitioners ने भी किया to say that. मैडम, अभी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो इंडिजिनस पीपल्स ईयर है 9 अगस्त 2021 में, उनका एक स्लोगन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें उन्होंने एक छोटा लाइन दिया है, नथिंग फॉर अस विदाउट अस। मतलब हमें निर्णय में भागीदार बनाना चाहिए विकास में। तो आई थिंक यू हैव स्पोकन लॉट, बहुत कुछ आपने बताया। इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम। अभी भी भाई किसी को और कुछ पूछना है बंधुगण? एक्चुअली मुझे अब आई हैव टू से बाय, क्योंकि मुझे अभी अपने बच्चे को स्कूल नहीं, हॉलिडे क्लब गई, वहां से उसको पिकअप करना है। ओके मैडम, थैंक यू। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी मुर्मू सर, इट वाज रियली अ प्लेजर। और आप सभी ने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो कीप गोइंग और थैंक यू। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। और हम लोग कभी कभी आपको आमंत्रित करेंगे आपसे कुछ मार्गदर्शन, कुछ ज्ञान, कुछ चीजों को समझने के लिए। और आज जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जोहार जोहार।